friends, welcome back to Apni Udaan. This is Anuradha Niryani and today I will be teaching you cost. आज हम पढ़ेंगे cost. मैम cost पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का पार्ट है. बिल्कुल. चलिए एक नॉर्मल सी बात करते हैं. ये cost है. आपको याद है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मेरा GMP, मेरा गोलू मोलू प्रसाद था, मैनेजर था, उसको अपनी कॉस्ट भी मैनेज करनी थी प्रोडक्शन के साथ साथ में. हाँ मैम, कुछ कुछ तो ध्यान आ रहा है, तो ठीक है. तो फिर से वही आ गया मेरा. दिस इज़ माय GMP. ये मेरा गोलू मोलू प्रसाद है. इसको क्या करना है? कॉस्ट देखनी है. कॉस्ट का सिंपल मतलब क्या हुआ? खर्चा. ओह मैम, खर्चा खर्चा. प्रोडक्शन करेंगे, सेल्स करेंगे, तो एडवर्टाइज करेंगे, कुछ भी करेंगे, कॉस्ट तो लगेगी ही. नथिंग कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हम सबको पता है. ठीक है, अब कॉस्ट हुई तो खर्चा. खर्चा हुआ. अब खर्चा कौन कौन से तरीके का होता है? बहुत तरीके का होता है खर्चा. तो नॉर्मल सी बात कीजिए, आज मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है. मुझे क्या करना पड़ेगा? बिजनेस स्टार्ट करना है. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक प्रीमाइसेस मुझे रेंट पे लेना पड़ेगा. हाँ, प्रीमाइसेस रेंट पे लेना पड़ेगा. अब खुद का ही होता तो मैं बिजनेस करती, तो मैं क्यों ही करती, इतना पैसा ही होता. गरीब लोग, छोटा लोग, प्रीमाइसेस लिया रेंट पे. अब क्या करना है? लेबर लगाना पड़ेगा. आई कैन वर्क टू एन एक्सटेंट, बट मुझे तो लेबर चाहिए ही. ठीक है, लेबर एक्सपेंसेस. बिजली पानी का खर्चा, वो तो बहुत नॉर्मल है. हाँ करें. वाटर एक्सपेंसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस. वाटर एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया. ठीक है, हो मेरा सैलरी आ गया इसी के अंदर. लेबर एक्सपेंसेस मानती हूँ. अब सबसे इम्पोर्टेंट मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के टाइम पे मेरा कौन कौन सा खर्चा आने वाला है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ऐसे करते करते आई हैव अ लिस्ट. खर्चों की तो कमी ही नहीं है. जब तक खर्चा नहीं तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं. तो हमें पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में कॉस्ट कौन कौन से टाइप की होती है, कैसी होती है, मेरे बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट डालती है, कैसे करके हम उसको मैनेज कर सकते हैं. एक प्रोड्यूसर को क्या क्या, बेचारे GMP को बीइंग अ मैनेजर क्या क्या झेलना पड़ता है, एक प्रोड्यूसर को क्या क्या झेलना पड़ता है, ये सब हम पढ़ेंगे कॉस्ट चैप्टर में. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंटरेस्टिंग जर्नी. ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट. अब कॉस्ट में क्या होता है? सो मैनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, बिल्डिंग का खर्चा. अच्छा जी, अभी तो बात हुई थी रेंट नहीं देंगे, कभी कलर नहीं कराएंगे, क्या क्या खर्चा नहीं आएगा? मशीनरी एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी विच आई टोल्ड यू. द इनपुट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस अनलेस दे आर पेड देयर प्राइजेस. मुझे कोई बिजनेस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए कहीं से इनपुट्स तो लगेंगे ही. अब इनपुट्स चाहिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आएंगे नहीं ना. ठीक है. The price is paid in form of rent, wages and interest. The sum total of these payment is called the cost of production. क्या बोलेंगे इसको हम? cost of production. ठीक है, cost of production आ गया. अब हम देखेंगे कि मैं अगर शॉर्ट रन में जाऊँ तो मेरे कौन कौन सी कॉस्ट होती है, कैसे कैसे लगती है, और मैं लॉन्ग रन में जाऊँगी तो कैसे कैसे कॉस्ट लगती है. शॉर्ट रन कॉस्ट में आएगा टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज द, जितनी है ना आप सब लगा लो, जितनी है. मतलब देखो, कॉस्ट होएगी मेरी, दो तरह की कॉस्ट होएगी. कैसी? एक होएगी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट, एक होएगी मेरी वेरिएबल कॉस्ट. मतलब मैम, मतलब समझ नहीं आया? फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होएगी, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होएगी? फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड है, वेरिएबल जो हिलती रहती है, अपना एक से दूसरा चेंज होती जाती है. अब ऊपर दिए हुए एग्जाम्पल्स में से कौन सी कॉस्ट मेरी फिक्स होएगी? मैम आई थिंक हमारे हिसाब से ना प्रीमाइस का रेंट मेरा फिक्स होना चाहिए. प्रीमाइस रेंट. हाँ ऑब्वियसली, मैं चाहे प्रोडक्शन करूँ चाहे नहीं करूँ, अभी ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पे करनी ही पड़ेगी. मुझे प्रीमाइसिस का रेंट पे करना ही पड़ेगा. वो क्या होगा? मेरा फिक्स्ड खर्चा. फिक्स्ड मतलब विच डज नॉट वेरीज विद द आउटपुट. आउटपुट कितना आ रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इसके साथ में ये वेरी नहीं करेगा. विच विल ऑलवेज बी फिक्स.
वेयर एज वेरिएबल मतलब वेरिएबल हो गई मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप मान लो इनपुट्स पे खर्चा, उन सब पे खर्चा, इट ऑल डिपेंड्स, ये वेरी करता जाएगा आउटपुट के साथ में। मुझे आज 200 यूनिट का कुछ प्रोडक्शन करना है तो उस पर 100 यूनिट का इनपुट लग रहा है, 400 का करना है मुझे 200 का लग रहा है, तो वो वेरी करेगी। लेकिन जो मेरा रेंट जा रहा है, जो कॉस्ट मेरी फिक्स्ड है, ये मेरी प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करेगी। चाहे मैं 100 प्रोड्यूस करूँ, 200 करूँ, 300 करूँ, 500 करूँ या नहीं करूँ, मेरा ऐसा थोड़ी होगा 500 प्रोड्यूस करूँ तो मेरा ओनर आके मुझे बोलेगा कि आपको रेंट ज़्यादा पे करना है। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? सो फिक्स्ड कॉस्ट विल बी विच डज नॉट वेरीज विद द level of output changes, which is clearly mentioned here. Variable cost is which the cost do change as the level of output changes. ठीक है, हमको समझ में आ गया टोटल कॉस्ट क्या होती है। एवरेज कॉस्ट, एवरेज तो बताने की जरूरत नहीं है मैम, टोटल डिवाइडेड बाय आप कर दो यूनिट्स ऑफ आउटपुट, खत्म, वेरी गुड। AFC बोले तो अपना एवरेज फिक्स कॉस्ट, वही टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। मैम ये तो आसान है, एवरेज तो हमको पता है क्या होता है, टोटल को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय आउटपुट से तो खत्म हो जाएगा। मार्जिनल, मैंने क्या बताया था मार्जिनल का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? चेंज, मेरा चेंज आया। चेंज, जब सपोज करो 200 यूनिट बनाने पे मेरी कॉस्ट आ रही थी 500, 300 यूनिट बनाने में मेरी कॉस्ट कितनी आई? 800, तो चेंज कितना हुआ? चेंज 300 का, तो इसका मतलब कि मेरी मार्जिनल कॉस्ट हुई 300, मार्जिनल कॉस्ट। सो इट्स बेसिकली इट्स चेंज। तो यहाँ लिखा हुआ है, चीख चीख के बोल रहा है, इट्स द चेंज इन द टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट बाय 1 यूनिट से। 1 यूनिट का आउटपुट चेंज होने से मेरा कॉस्ट में कितना चेंज हुआ, दैट इज माय मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है मैम। अब आ गया मेरा लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होगा? इट्स द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। कुछ याद आया? लॉन्ग रन में मैंने आपको क्या बताया था और शॉर्ट रन में क्या बताया था? कि शॉर्ट रन में फिक्स्ड भी होता है फैक्टर्स एंड मेरे वेरिएबल भी होते हैं। लॉन्ग रन में सब वेरिएबल। मैं मेरा याद है आपको, 300 एकड़ की ज़मीन को 500 एकड़ की भी बना सकती हूँ। अगर आपने प्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये एग्जाम्पल याद होगा कि शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। हाँ मैम, मतलब ऐसा कुछ तो हमको लग रहा है, पहले जन्म की बातें हैं, याद आता जा रहा है। सो वेयर ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, उसको हम बोलेंगे लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होगी? टोटल रन, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट मैम वही है, चेंज है, ठीक है। अब है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? मॉनेटरी एक्सपेंडिचर। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर मतलब कि पैसा, पैसा खर्च, पैसा खर्चा होना चाहिए, पैसा खर्चा इनकर्ड ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कमोडिटी। ठीक है, फेयर इनफ, पैसा खर्च होना चाहिए जैसे जैसे मैं मेरा फैक्टर ऑफ प्रोड्यूसिंग कमोडिटी बना रहा हूँ, ठीक है। इट इज ऑल्सो एज नॉमिनल और मनी कॉस्ट। हाँ ठीक है, ये हमको पता है, नॉमिनल होगा और मनी कॉस्ट होगा। अब होगा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, हमें बहुत क्लियर है। फिक्स्ड जो मेरी फिक्स रहती है, आउटपुट के साथ में वेरी नहीं करती है, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट विच विल वेरी विथ माई प्रोडक्शन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट रिलेटेड टू इनिशिएशन ऑफ बिजनेस। मैं मेरा प्रीमाइस का रेंट पे करूंगी एज एंड व्हेन आई विल स्टार्ट माय बिजनेस, ठीक है। ये बोलता है इनिशिएशन ऑफ प्रोडक्शन। मैं इनपुट तब तक लाऊंगी ही क्यों जब तक मुझे आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करना, मुझे मेरा प्रोडक्शन नहीं करना, क्यों लेके आऊंगी मैं? बिल्कुल सही बात है। कैन बी इनकर्ड व्हेन आउटपुट इज 0। मैंने क्या बोला? 0 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, मेरा रेंट लगेगा तो लगेगा ही। इट डज नॉट मेक्स एनी सेंस कि मैं 500 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ, 300, 400 या 1000 या 0, रेंट तो जाएगा ही। ऑलवेज 0 व्हेन आउटपुट इज 0। जब मेरा आउटपुट 0 ही है, मैं कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करी, तो मैं इनपुट लेके क्या करूँगी? इट रिमेन सेम वेदर आउटपुट इज 0 और मोर देन 0, बट इट वेरीज, ये तो वेरी होता ही है। रेंट ऑफ प्रीमाइसेस एंड वेजेस टू अ कैजुअल वर्कर, ठीक है। टोटल कॉस्ट में क्या आएगा मेरा? टोटल कॉस्ट में क्या आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यही लिखा हुआ है। टोटल कॉस्ट में आ गया मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। दिस इज शॉर्ट टर्म बिहेवियर। शॉर्ट टर्म में ही आएगा ना फिक्स्ड, लॉन्ग रन में तो सब वेरिएबल है, टेंशन लेने की बात नहीं है।
सो पैटर्न बिहेवियर में मेरा आ गया फिक्स्ड कॉस्ट एंड मेरा आ गया वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, आउटपुट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिक्स्ड कॉस्ट मेरा फिक्स्ड ही है, ये हिल ही नहीं रहा है। बट वेरिएबल है, वेरिएबल मेरा आउटपुट के साथ में वेरी करेगा। तो 0 पे 0 रहेगा ऑलवेज, 1 पे 10, 12, 13, 14, 20 बढ़ता गया। टोटल कॉस्ट इज नथिंग, समेशन दोनों का खत्म। तो अब इनका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसा हम देखेंगे इसके अंदर आउटपुट के साथ में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरा फिक्स ही है, पूरा थ्रू आउट एक ही चलेगा, 100 100 100 100 100 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हो गया मेरा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, मुझे पता है। अब क्या होगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मेरा हमेशा याद रखिएगा 0 को टच करेगा, बिकॉज 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे इट्स ऑलवेज 0। इस पे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, अब ध्यान रखिए 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगा, तो ये टच करेगा, ठीक है मैम, ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। देन ये एक नॉर्मली बढ़ता जाएगा, आउटपुट के साथ में बढ़ता जाएगा, ऐसा कर्व बन जाएगा। एंड देन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे बनेगा, टोटल कॉस्ट विल नेवर टच 0, बिकॉज टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट एडेड है, और फिक्स्ड कॉस्ट मैंने देखा मेरी शुरू से कितनी लगी हुई थी, 100 की। तो मेरा जो टोटल कॉस्ट स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से, फेयर इनफ, क्योंकि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे मेरा टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों यहाँ पे सेम है। देन मेरा टोटल कॉस्ट वैसे ही बनेगा जैसा मेरा वेरिएबल, जैसा जैसा वेरिएबल जाएगा टोटल कॉस्ट उसके साथ साथ में जाता जाएगा। जैसा आप देखेंगे 100 + 10 1110, 100 + 12 1112, जैसा आप देख रहे हैं ये 12 से बढ़ रहा है, ये भी 12 से बढ़ रहा है, ये 13 से बढ़ रहा है, ये भी 13 से बढ़ रहा है, क्योंकि इसका बढ़ने का कारण सिर्फ होता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, ठीक है। आपको नहीं लगता इसके अंदर एक चीज है कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट विल ऑलवेज बी माई फिक्स कॉस्ट? कॉमन सेंस है, अगर मेरा टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो अगर मैं देखूं कि मैं मेरे टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दूं तो TFC आ जाएगा, ठीक है। अब इस डायग्राम में भी जो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होगा दैट विल बी माई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये दोनों का जो डिफरेंस जाता जाएगा दैट इज माई ओनली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अदरवाइज तो मेरा टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम ही हो जाए ना, क्या फर्क पड़ेगा उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ मेरा फिक्स्ड कॉस्ट का, मैम फिक्स्ड कॉस्ट का। इस पे भी वो क्वेश्चन आएगा कि जो आपका टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है कर्व का, वो क्या होता है को पता होना चाहिए, एकदम क्लिक करना चाहिए। फिक्स कॉस्ट होता है, कुछ नहीं होता, खत्म बात ही, ठीक है। सो TFC कैसा बना, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। TVC कर्व कैसा बना, सो इन शॉर्ट रन TVC इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट। शॉर्ट रन में क्या होगा, आप धीरे 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 अपने वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाते जाएंगे तो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ज़्यादा आएंगे और आपकी कॉस्ट कम लगेगी, जैसा हमने पढ़ा था। आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट इट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के चक्कर में। मैम ये लॉ हर जगह काम आएगा, बिल्कुल, कहीं चल जाए हम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हमको ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल लॉजिकल है। देन टोटल कॉस्ट के साथ में भी क्या हुआ, समेशन होता है TVC एंड TFC का, हम देख लिया। सो TC स्टार्ट्स फ्रॉम TFC कर्व। TFC कर्व से मैम वो क्यों स्टार्ट होगा, मैंने आपको बताया 0 लेवल पे टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट सेम होते हैं, सो TC विल ऑलवेज पैरेलल टू TVC, होगा ही पैरेलल। इनिशियली इट ऑल्सो इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, हमको पता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, एंड देन बढ़ेगा सट्टाक से बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यही लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पढ़नी है, क्या मतलब मैम पढ़ने का, हमको तो पता ही है एवरेज क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट है, खत्म। इसका कर्व कैसा बनेगा फिक्स्ड कॉस्ट का, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, हमेशा ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा बताओ, कॉमन सेंस से बताओ क्यों बनेगा ऐसा।
मैम अगर हम मैथमेटिकली जाएं तो अगर मेरा देखिए ये मेरा है 1 2 3 4 5, ये है मेरा फिक्स कॉस्ट 100 100 100 100 100 एंड एवरेज क्या हो जाएगा इनका, एवरेज सिंपल एवरेज 100 50 33.33 25 एंड 20 हुआ क्या, इनिशियली बढ़ा देन कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम होता हो गया, कम बढ़ा बढ़ा कम 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 कम, सिंपल लॉजिक बिहाइंड। समझ आ गया। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैम कभी भी ये जीरो होगा नहीं, ये आपका 0.3333 0.2222 पॉइंट 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 करते हुए कुछ पहुंच जाएगा, बट इट विल नेवर बी जीरो। कॉस्ट तो इनकर हो ही रही है ना आपकी, जीरो कैसे पहुंचेगा। करेक्ट मैम करेक्ट। सो इट्स माय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं, इसको इसलिए बोलते हैं तो इसके अंदर जितने भी मेरे रेक्टेंगल्स बनेंगे वो सब सेम होंगे सेम सेम सेम। रेक्टेंगल ड्रॉन बिलो इट विल हैव एन इक्वल एरिया, सबका एरिया मेरा इक्वल होगा इसके अंदर जितने भी मेरे रेक्टेंगल्स बनेंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। AFC can never be zero, which I told you the reason also behind that, and I also told you the reason behind कि ये मेरा ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बन रहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मैम ये भी हमको पता है कि TVC ABC is TVC डिवाइड बाय क्वांटिटी। इसका मेरा बनेगा ऐसा। चलिए बताइए इसका लॉजिक बताइए, ऐसा क्यों बना है। मैम अभी शायद आपने बताया लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट ऐसा काम करता है, तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसा काम करता है उसका एवरेज भी वैसा ही काम करेगा। सो पहले मेरा ये धीरे 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 कम होता जाता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, देन ये सडनली शूट अप होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के चक्कर में, इसलिए मेरा ABC यू शेप बनेगा। ABC कर्व इज यू शेप्ड, याद रखिएगा, इसलिए मैं आपको उसके लॉजिक बताती जा रही हूँ ताकि आपको आगे जाके कंफ्यूजन नहीं हो और आपको रटना ना पड़े, लॉजिक्स पता हो, क्लियर सिंपल लॉजिक्स, इनमें कुछ हार्ड एंड फास्ट या कुछ टफ तो है नहीं याद करने का। एंड देन मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का सिंपल सा मैं बताती हूँ आपको कर्व का याद रखने का, इट्स नाइकी टिक। हाँ नाइकी तो सबको ही पता होगा यहाँ पे, हाँ मैम वो तो पति को पता ही है, नाइकी का टिक हो जाएगा मेरा मार्जिनल। इसको हम ये बोल सकते हैं हाफ यू शेप्ड कर्व, भूलेंगे नहीं मैम नाइकी के टिक से। रिलेशनशिप देखेंगे हम MC का एंड AC का, सिंपल सा रिलेशनशिप है इन दोनों का। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मेरा है MC जो ऐसे जा रहा है मेरा, एंड ये है मेरा AC जो मेरा यू शेप के अंदर जा रहा है। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा AC है, ये अगर मेरा AC यहाँ पे ऐसे देखो, सिंपल लॉजिक है इसको, ये मेरा MC है, मेरा AC है, मेरा अगर मेरा AC ग्रेटर देन MC है तो हम बोलेंगे AC को इज्जत बर्दाश्त नहीं है, AC फॉल्स डाउन, AC गिरता जा रहा है जब भी वो उससे बड़ा है। यहाँ पर देखो AC इससे ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, ये डिमिनिश हो रहा है, ठीक है। व्हेन MC और AC दोनों बराबर हैं यहाँ पे, तो AC क्या है अपने मिनिमम पे है, इसके बाद में बिकॉज हम देख रहे हैं वो शूट अप हो रहा है, तो क्या होगा, AC इज एट इट्स मिनिमम, सबसे कम वो यहीं पे होगा जब वो इसके बराबर होगा। फिर क्या हुआ, जैसे ही MC मेरा ग्रेटर देन हो गया AC से, तो हुआ क्या, AC स्टार्ट्स राइजिंग। इनका रिलेशनशिप बेसिकली क्या हुआ, सिंपली मैं समझूं तो जब भी मेरा AC ज़्यादा आ रहा है, AC को सिंस इज्जत बर्दाश्त नहीं है वो फॉल डाउन हो रहा है, और जब दोनों मेरे इक्वल हैं AC और MC, तो AC मेरा मिनिमम पे है, जैसे MC बढ़ता है AC से, AC शूट अप हो जाता है। मैम इतना आसान था इनका, तो सेम एज AC एंड ABC, MC एंड ABC है ये,
सॉरी यहाँ पे आ जाएगा MC एंड ABC, सेम है बिकॉज ABC का कर्व भी सेम ही बनता है, ठीक है। अब आया मेरा अदर टाइप ऑफ कॉस्ट। अदर टाइप ऑफ कॉस्ट क्या होती है? एक हो गई मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक हो गई मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज सिंपली कॉस्ट लाइक विच इज़ आउट ऑफ माई पॉकेट एक्सपेंसेस। मेरे को खर्चा करना पड़ रहा है, चाहे मेरे को सैलरी देनी पड़ रही हो या मुझे अपने इनपुट्स खरीदने पड़ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, ये है मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देनी ही पड़ेगी, आपके पॉकेट से जा रहा है वो पैसा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दोज फैक्टर विच वन परचेज फ्रॉम द मार्केट, मतलब बाहर से लेकर के आ रहे हो आप। पेमेंट टू आउटसाइड फॉर बाइंग और हायरिंग ऑफ इनपुट्स। So for example, expense on raw material, fuel, power, purchase from the market. मार्केट से लेके आए हो, बाहर है। एक्सप्लिसिट से हमको साफ दिख रहा है बाहर की कॉस्ट है। इम्प्लिसिट घर की कॉस्ट है, मेरी अपनी घर की कॉस्ट है। कॉस्ट विच इज इनकर्ड on self-owned resources used in the production process, or the cost in which payment is not made to the outside for buying and hiring of input. For example, rent of his own premises, interest on his own capital, salary for own services. इसका मतलब क्या हुआ? मैंने, चलो ठीक है, जाकर के बाहर नहीं लिया प्रीमाइसेस, मेरा खुद का घर का ही मैं प्रीमाइसेस यूज़ कर रही हूँ, तो उसमें तो कोई कॉस्ट आई नहीं मैम, नहीं आई। बट व्हाट इफ मैं ये प्रोडक्शन नहीं करके मैं उस चीज़ को मेरा रेंट पे चढ़ाती, तो मुझे रेंटल इनकम होती, जो मुझे नहीं हो रही है बिकॉज उसमें मैं खुद का काम कर रही हूँ। सो इट्स इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्चुअल में कोई कॉस्ट है नहीं, बट व्हाट इफ मैं वो काम नहीं करती, तो मेरा उसकी जगह पे मुझे रेवेन्यू आ रहा होता। इम्प्लिसिट है ये। एक्सप्लिसिट इज पता ही है, बाहर की है, एकदम पैसा पे करके आ ही रहे हैं, तो खत्म, ठीक है। ये हो गई मेरी। इनके ऊपर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, जैसे इसमें यहाँ क्लियर लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने में आपको इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। आप उसको ये बोल के नहीं छोड़ सकते कि एक्चुअल में कोई कॉस्ट तो है ही नहीं। हमको इस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ेगा, व्हाट इफ मैं उस प्रीमाइसेस को यूज़ नहीं करती, तो मेरा शायद वहाँ से रेंटल इनकम आ रहा होता। पैसे का ना आना भी तो पैसे का जाना ही है। हाँ, ये फंडा है कॉस्ट का। पैसे का ना आना भी तो जाना ही है। याद रखना इस फंडे को। तो वो मेरी हो जाएगी इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये बैठ गया इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या आया मेरा, ये मैं आपको मैं मार्क करा देती हूँ। दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, द क्वेश्चन इन एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक, अब आ गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे टोटल कॉस्ट, अगर मेरा रेवेन्यू है, मुझे रेवेन्यू में से सब माइनस करना पड़ेगा। मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट, मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट और मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट हम माइनस करेंगे, इकोनॉमिक्स का फंडा है, ठीक है। अब हुआ मेरा रियल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है मेरी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि सैक्रिफाइस फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सैक्रिफाइस फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो हमने सैक्रिफाइस करा है कोई अच्छी अगली चीज पाने के लिए, उसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या होगी मेरी? इट रेफर्स टू द पेन डिस्कम्फर्ट सफर्ड बाय अ पर्सन व्हाइल रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। So worker has to work 8 hours for ₹100. So 8 hours is the real cost. It's a psychological and subjective concept. Real cost में आपका कुछ पैसा actually में नहीं लग रहा होता है. It's like the discomfort. So it's a subjective concept. Actually कुछ हुआ नहीं है उसमें.
वर्कर ने 8 घंटे काम करने के 100 रुपये लिए, तो वो 8 घंटे जो उसने डिस्कम्फर्ट देखा, दैट इज इसका रियल कॉस्ट, वो हो गई इसकी रियल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं, सेक्रीफाइस फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का। मुझे कुछ एक जगह जॉब करनी थी, उस जॉब के लिए मुझे मिल रहे थे 50,000 पर मंथ, नहीं मिलते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, 50,000 पर मंथ मुझे मिल रहे थे, ठीक है। अब मैंने सोचा इसको मुझे नहीं करना, मुझे जॉब नहीं करना, आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस, मैं मेरा बिजनेस करूँगी। तो मैंने मेरा बिजनेस किया, बिजनेस करने के लिए मैंने, चलो मुझे यहाँ जो भी मिल रहा है, जो भी है, 50 है, 40,000 है, यहाँ 0 रुपये है, बट मैंने सेक्रीफाइस कितना किया, 50,000 रुपये का, फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मेरे हिसाब से मेरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव था मेरा बिजनेस का करना। सो 50,000 विल बी माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैम ऐसे अगर हम कैलकुलेट करने पड़े तो हमारा तो जीवन निकल जाएगा। हमने तो कितना सेक्रीफाइस किए हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए, किए ही है, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एंड मेरा रियल कॉस्ट इज, इट्स अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, टोटली इट्स लाइक द डिस्कम्फर्ट, पेन वन पर्सन सफर्स फॉर हिज वर्क, दैट्स इट। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं, एक अच्छा सा रिविजन हो जाएगा हमारा। सो हमने कॉस्ट पढ़ा, हमें शॉर्ट रन कॉस्ट पता है, लॉन्ग रन कॉस्ट पता है, उसमें सिर्फ वेरिएबल होंगे लॉन्ग में, शॉर्ट रन में फिक्स वेरिएबल दोनों होंगे। हमें पता चल गया एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स प्लस वेरिएबल, ठीक है। हमें इन दोनों कर्व समझ में आ गए कैसे बनते हैं, उसका एकदम फिक्स कॉस्ट का पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, वेरिएबल कॉस्ट का विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0 बिकॉज एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट माई वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो बी 0, एंड टोटल कॉस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द टोटल फिक्स कॉस्ट से, बिकॉज एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट सेम होएगा, ठीक है मैम, वो हमको समझ में आ गया था। और उन दोनों के बीच का डिफरेंस विल ऑल्सो वेरी, माई फिक्स कॉस्ट, कॉमन सेंस है। टीवीसी कर्व समझ में आ गया, टीसी कर्व समझ में आ गया, ये सब क्यों होते हैं, पहले क्यों गिरते हैं, बाद में क्यों बढ़ते हैं, ये भी हमको समझ में आ गया था। देन एवरेज तो हमको पता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बनेगा, मेरा गिरेगा क्यों, क्लियर लॉजिक है। यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, इट्स अ लॉजिक। देन मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, मेरा यू शेप्ड है, मार्जिनल कॉस्ट में नाइकी के टिक का है, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है हमको पता चल गया। एक को इज्जत बर्दाश्त नहीं है, जब तक वो बड़ा है तब तक वो गिर रहा है, जैसे ही दूसरा वाला बढ़ जाएगा तो वो स्टार्ट राइजिंग हो जाएगा, ठीक है मैम। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट हमको समझ में आ गई क्या होती है। एक्सप्लिसिट इज क्लियर कॉस्ट है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है। इम्प्लिसिट कॉस्ट है, अगर मैं वो नहीं करती तो वो पैसे का ना आना भी तो जाना ही है। एंड नॉर्मल प्रॉफिट मुझे समझ में आएगा, दोनों लेंगे, रियल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमको अच्छे से समझ में आ चुकी है मैम। अगली क्लास में हम इसका बिना रिविजन किए क्लास में नहीं आएंगे, हमने कसम खा ली, तो ठीक है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।